हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोग आज क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स की जो एग्जाम हुई थी उसके आंसर की को देखेंगे और आप इसे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्लास 12 के एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स में कितने नंबर आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलती स्फीति, जिसे हम लोग कहते हैं वॉकिंग फोर्स और फ्लोटिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कारण आधारित स्फीति नहीं है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉज बेस्ड इन्फ्लेशन। इसका पहला ऑप्शन है मांग जनित स्फीति, दूसरा ऑप्शन है लागत स्फीति, तीसरा ऑप्शन है अवमूल्यन प्रेरित स्फीति और चौथा ऑप्शन है रेंगती स्फीति। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लागत स्फीति या फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन। तीसरा क्वेश्चन है स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किन की देन है। स्फीतिक अंतराल जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसका जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने किसने दिया था। पहला ऑप्शन है D.H. रॉबर्टसन, दूसरा ऑप्शन है G.N. हाम, तीसरा ऑप्शन है J.M. किन्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, J.M. किन्स। तो आप पूरा क्लासेस करने के बाद बताइएगा कि आपका कितना नंबर सही होगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है। ये एक कथन है जो कि आपको बताना है कि किस अर्थशास्त्री ने यह कथन दिया था। पहला ऑप्शन है L.R. क्लेन, दूसरा ऑप्शन है J.M. किन्स, तीसरा ऑप्शन है A.H. हैंसन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, J.M. किन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से कौन ऐसा कार्य है जो कि कमर्शियल बैंक नहीं करती है। पहला ऑप्शन है जमा स्वीकार करना, दूसरा ऑप्शन है साख सृजन करना, तीसरा ऑप्शन है पत्र मुद्रा निर्गत करना और चौथा ऑप्शन है ग्राहकों को ऋण प्रदान करना। तो देखिए व्यावसायिक बैंक जो है जमा स्वीकार करती है, लोगों को क्रेडिट भी देती है, ठीक है, उसके अलावा लोन भी देती है, लेकिन पत्र मुद्रा जो है वो इशू नहीं करती है, निर्गत नहीं करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र मुद्रा निर्गत नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है किस देश में व्यावसायिक बैंकों की इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहां का व्यावसायिक बैंक की जो इकाई की बैंकिंग प्रणाली है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है। बैंक जो लोगों को क्रेडिट देती है वो किसके आधार पर देती है। पहला ऑप्शन व्युत्पन्न जमा, दूसरा ऑप्शन है नगद कोष, तीसरा ऑप्शन है अधिविकर्षण और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्युत्पन्न जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस दिन 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 1968, दूसरा ऑप्शन है 19 जुलाई 1969, तीसरा ऑप्शन है 19 जुलाई 1975, चौथा ऑप्शन है 19 जुलाई 1980। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जुलाई 1969। अगला क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
6। 15 अप्रैल 1980 को कुल 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। पूछ रहा है कि कौन सा काम जो है सेंट्रल बैंक नहीं करती है। लोग, पहला ऑप्शन है नोटों का निर्गमन, दूसरा ऑप्शन है साख नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है आम जनता से जमा स्वीकार करना और चौथा ऑप्शन है सरकार का बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये आम जनता से जो है पैसे जमा स्वीकार नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब। पूछ रहा है कि सरकारी बजट में, ठीक है, गवर्नमेंटल जो बजट आएगा उसमें प्राथमिक घाटा कब शून्य होगा। पहला ऑप्शन है राजकोषीय घाटा शून्य होगा तब होगा, दूसरा ऑप्शन है राजस्व घाटा शून्य होगा तब होगा, तीसरा ऑप्शन है राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा तब होगा और चौथा ऑप्शन है निवल ब्याज भुगतान शून्य होगा तब होगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा तब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है। Which of the following is non टैक्स रेवेन्यू। इसमें से कौन जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है। पहला ऑप्शन है जीएसटी, दूसरा ऑप्शन उपहार कर, तीसरा ऑप्शन है लाभांश और चौथा ऑप्शन है सीमा शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाभांश डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लाभांश ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में है। सरकार के द्वारा जो लाभांश या ब्याज ये सब जमा किया जाता है वो किस टैक्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ऑप्शन है कर राजस्व, दूसरा ऑप्शन है गैर कर राजस्व, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जस्ट पीछे क्वेश्चन देखें कि लाभांश जो है गैर कर राजस्व में है, यहाँ लाभांश ही पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, गैर कर राजस्व। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार राजस्व से अधिक जब सरकार को जितना रेवेन्यू मिल रहा है उससे भी ज्यादा पैसे खर्च कर देती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है अतिरेक बजट, दूसरा ऑप्शन है घाटे का बजट, तीसरा ऑप्शन है संतुलित बजट और चौथा ऑप्शन है इनमें से सही। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाटे का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देशों में प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है। जो विकसित देश होते हैं, सॉरी विकासशील देश होते हैं, वहां पे किस प्रकार के बजट को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पहला संतुलित बजट, दूसरा अतिरेक बजट, तीसरा घाटे का बजट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटे का बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत बजट से संबंधित है। पहला ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा ऑप्शन है राजस्व व्यय, तीसरा ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत बजट से संबंधित है। पहला ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व व्यय, दूसरा ऑप्शन है राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, तीसरा ऑप्शन है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय और चौथा ऑप्शन है आपका पूंजीगत प्राप्तियां प्लस पूंजीगत व्यय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीगत प्राप्तियां प्लस पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयकर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। आयकर प्रत्यक्ष कर क्या कहलाता है। कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से डैश से संग्रहित किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किससे संग्रहित किया जाता है, किससे कलेक्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उत्पादित वस्तुओं के उत्पादक से, दूसरा ऑप्शन है आय अर्जक से, तीसरा ऑप्शन है क्रेताओं से और चौथा ऑप्शन है विक्रेताओं से। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम अर्नर्स यानी कि आय अर्जक से। चौथा ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन प्रभाव संभावना वक्र की प्रकृति नतोदर होती है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र की जो प्रकृति होती है वो नतोदर होती है। पहला ऑप्शन है स्थिर अवसर लागत, दूसरा ऑप्शन वर्तमान अवसर लागत, तीसरा ऑप्शन है हास्यमान अवसर लागत और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक अवसर लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान अवसर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। बैंक का जो एजेंसी होता है उसका क्या कार्य होता है। पहला ऋण देना,
दूसरा जमा स्वीकार करना, तीसरा लॉकर सुविधा देना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एजेंसी रख के बैंक क्या देती है, ऋण देती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है, इनमें से कौन है, कौन बजट में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक घाटा, ऑप्शन सी है राजकोषीय घाटा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो चूंकि बजट में जो है राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा तीनों शामिल होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है, इनमें से कौन जो है पूर्ति वस्तु है। पहला विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक, दूसरा भंडारण गृह का कुल स्टॉक, तीसरा विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा और चौथा वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। माइक्रोस जो है किस शब्द से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अरबी शब्द, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक शब्द, तीसरा ऑप्शन है जर्मन शब्द और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी शब्द। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसका स्टडीड एरिया जो है वो क्या है। पहला है मूल्य निर्धारण, दूसरा उत्पादन क्लब, तीसरा वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता और चौथा इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मूल्य निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या की सही व्याख्या कर सकते हैं। बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की मदद से जो है हम अर्थव्यवस्था के किस मूलभूत समस्या का सही तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है तकनीकी प्रगति, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक कुशलता और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अवसर लागत को हम किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण लागत, दूसरा ऑप्शन है स्थानांतरण आय मूल्य व विस्थापित लागत, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों इनमें से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो, यह किनका कथन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संतुलन वह स्थिति है जिनमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न होती है, ये किनका कथन है, किनके द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चैम्बरलिन। अगला क्वेश्चन है, समग्र का अध्ययन किससे संबंधित है। समग्र का अध्ययन जो है, ठीक है, एग्रीगेट रिलेटेड स्टडी ऑफ एग्रीगेट जो होता है किससे रिलेटेड होता है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा है कीमत सिद्धांत और चौथा संसाधन मूल्य संसाधन निर्धारण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, महान मंदी किस साल आया था। पूरे दुनिया में महान मंदी जो है कब आया था। पहला ऑप्शन 1929 से 30, दूसरा 1934 से 35, तीसरा 1938 से 39 और चौथा 1941 से 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 से 30। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन। देखिए बहुत वाला क्वेश्चन, बहुत छोटा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सेवा जो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है खनन, दूसरा ऑप्शन है निर्माण, तीसरा ऑप्शन है संवाद वाहन और चौथा ऑप्शन है पशुपालन। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा संवाद वाहन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करते हैं, किनका कथन है। ठीक है, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किनके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है रिकॉर्डो, दूसरा ऑप्शन है जेबी से,
तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है मार्शल। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपया, कोई ब्रेड है उसका बाजार मूल्य जो है मार्क प्राइस जो है 75 रुपया है और उसे बनाने में 50 रुपए का मूल्य का गेहूं और अन्य मध्यवर्ती वस्तु प्रयुक्त हुई है, तो बेकर का मूल्य वर्धित क्या होगा? तो बेकर का जो मूल्य वर्धित होगा आपका पहला ऑप्शन है 50 रुपया, दूसरा है 75 रुपया, तीसरा है 25 रुपया और चौथा है 100 रुपया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेकर का जो मूल्य वर्धित होगा वो होगा 25 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गुणांक निर्भर करता है, गुणक जो है वो किस पे निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC पर, दूसरा ऑप्शन है सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS पर और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुणक का कौन सा सूत्र सही है? इसमें गुणक के 4 सूत्र दिए गए हैं। पहला है गुणक बराबर 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है गुणक बराबर 1/2 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है गुणक बराबर 1/1 प्लस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणक बराबर 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणक को किस निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया था? पहला ऑप्शन है के बराबर ट्रायंगल एस बाय ट्रायंगल आई, दूसरा ऑप्शन है के बराबर ट्रायंगल वाई बटे ट्रायंगल आई, तीसरा ऑप्शन है के बराबर ट्रायंगल वाई प्लस ट्रायंगल आई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के बराबर ट्रायंगल वाई बटे ट्रायंगल आई। अगला क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण इफेक्टिव डिमांड जो है वो किस पे निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है समग्र मांग पर, दूसरा ऑप्शन है समग्र पूर्ति पर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस तरलता अधिमान निर्भर करता है? ठीक है, तरलता अधिमान जो है प्रेफरेड लिक्विडिटी प्रेफर्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है लेन देन के उद्देश्य पर, दूसरा ऑप्शन है पूर्वोपाय उद्देश्य पर, तीसरा है सट्टा उद्देश्य पर और चौथा है इनमें से सभी पर। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश निर्भर करता है, निवेश किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है पूंजी की सीमांत कुशलता पर, दूसरा ऑप्शन है ब्याज की दर पर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर। अगला क्वेश्चन है भारत में 1 रुपया का नोट जो है कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय भारत सरकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन जो है इनडायरेक्ट टैक्स है? पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स, दूसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स और तीसरा ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST और चौथा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST। अगला क्वेश्चन है यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, यदि मूल्य में परिवर्तन हो उसके बावजूद मांग के मात्रा में कोई भी परिवर्तन न हो तो इससे क्या होगा? इकाई कीमत लोच होगा, अनंत कीमत लोच होगा, शून्य कीमत लोच होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य कीमत लोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो जनक है वो किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है मार्शल, तीसरा ऑप्शन है J.M. किन्स और चौथा ऑप्शन है हिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.M. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? जितने भी आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं,
उनका मेन कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रचुरता, दूसरा ऑप्शन है सुविधा, तीसरा ऑप्शन है दुर्बलता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बलता। अगला क्वेश्चन है बाजार कीमत एमपी पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है। बाजार कीमत यानी कि एमपी पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीएनपी बराबर होता है किस कंडीशन में? पहला ऑप्शन है जीडीपी एमपी प्लस ह्रास, दूसरा ऑप्शन है जीडीपी एमपी डिवाइडेड ह्रास, तीसरा ऑप्शन है जीडीपी एमपी माइनस ह्रास और चौथा ऑप्शन है जीडीपी एमपी प्लस निवेश से प्राप्त शुद्ध संसाधन आय, विदेश से प्राप्त। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी एमपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध संसाधन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीडीपी-एफसी बराबर होता है किसके बराबर? जीडीपी-एफसी होता है। पहला ऑप्शन है जीडीपी-एमपी प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर, दूसरा ऑप्शन है जीडीपी-एमपी प्लस सब्सिडी, तीसरा ऑप्शन है जीडीपी-एमपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर और चौथा ऑप्शन है जीडीपी-एमपी माइनस प्रत्यक्ष कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी-एमपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? इनमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? पहला ऑप्शन है उत्पादन विधि, दूसरा ऑप्शन है व्यय विधि, तीसरा ऑप्शन है आय विधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम प्रयास किया? राष्ट्रीय आय लेखांकन करने का जो पहला प्रयास है वो कौन किया था? पहला ऑप्शन है गाडगिल, दूसरा ऑप्शन है किन्स, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगरी किंग और चौथा ऑप्शन है साइमन कुजनेट्स। तो बताइए इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? स्टॉक में इसमें से क्या शामिल होता है? पहला धन, दूसरा मुद्रा की मात्रा, तीसरा ऑप्शन है भंडारक गृह में रखे अनाज की मात्रा और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशुद्ध प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ठीक है, पूछ रहा है कि प्योर कंपटीशन का जो है इनमें से कौन सा विशेषता है? पहला बाजार का पूर्ण ज्ञान, दूसरा साधनों की पूर्ण गतिशीलता, तीसरा वस्तु की एकरूपता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ए होगा, इसमें गलत लग गया। ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बाजार का पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। एक अर्थव्यवस्था है उसमें साल भर में जो भी अंतिम वस्तु उत्पादित होगा और सेवा उत्पादित होगा उसके बाजार मूल्य को हम क्या कहेंगे? पहला सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, तीसरा ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय एनआई और चौथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर जीएसटी के दायरे से बाहर? इनमें से कौन सा वस्तु जो है जीएसटी के सेवा दायरे से बाहर है? पहला ऑप्शन है दस्तकारी, दूसरा ऑप्शन है कृषि उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है रत्न और जेवर और चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम और उत्पाद। अगला क्वेश्चन है वस्तु और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है? वस्तु और सेवाओं के जो सामान्य कीमत में निरंतर जो लगातार जो गिरावट आती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्फीति, दूसरा विस्फीति, तीसरा है मुद्रास्फीति जनक मंदी और चौथा है मंदी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्फीति। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बचे हुए 48 क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे और हम जानेंगे कि हम आखिर कितने क्वेश्चंस को हमने सही मार के आया है, सही टिक करके आया है। तो गाइज ये क्लासेज अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सके और अपने आप में संतुष्टि पा सके कि वो कितने नंबर के भागीदार है, और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चलिए।